Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज अपना यूनिट 3 रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन देखो कि फंक्शन होता क्या है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ की एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मेजरली क्या होता है कि हम अपने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं और देखते हैं उस पर कि वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है मेरा, ठीक है। तो जब भी हम एक्स एक्सिस पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ए ले रही हूँ, अगर मैं कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ, ए पॉइंट ले रही हूँ और उसके ऑल्टरनेट पे मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलती है वाई की, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलती है वाई की, तो वो मेरा फंक्शन होता है। या अगर मैं इसको एक ग्राफ या कर्व के से शो करूं, तो मान लो कि मैंने अपनी ये कर्व ली है, ठीक है, ये कर्व मेरी पॉजिटिव स्लोप है, तो ये मेरा सिंगल पॉइंट कट कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है। अगर मेरा कर्व जो है डबल पॉइंट देता है लाइक दिस, मतलब कि मैं यहाँ पे ए की सिंगल वैल्यू ले रही हूँ बट मुझे मेरे वाई एक्सिस पे, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिंगल वैल्यू ली है, इस पॉइंट पे मुझे वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू मिल रही है ये चेक करनी है। तो अब आप देखो कि मुझे वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक ये और एक ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो मुझे वाई एक्सिस पे दो पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं जब अपना सिंगल एक इनपुट डालूंगी तो मुझे वहाँ से सिंगल इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे डबल इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं है। यहाँ पे मुझे सिंगल इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है। फाइन, अब हम फंक्शन को लिखते किस फॉर्म में है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो मेरा y है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो मतलब x की मैं क्या वैल्यू लूँ कि मुझे y मिले, तो x यहाँ पे मेरा कौन सा फैक्टर होता है, ये होता है मेरा इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये हमारा इनपुट फैक्टर है, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और इनपुट भी। ये हम जब इनपुट हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट क्या निकलेगा। तो y हमारा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो y मेरा यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, x फैक्टर पे, या हम बोल सकते हैं कि जो ये x फैक्टर है मेरा इनपुट है और जो y है मेरा वो इसकी इमेज है, ठीक है। यानी x फैक्टर डालने के बाद जो मुझे y मिल रहा है वो मेरी क्या है, इमेज है x फैक्टर की। इंडिपेंडेंट फैक्टर को यहाँ पे हम डोमेन भी बोलते हैं और डिपेंडेंट को रेंज। लाइक ये मेरे पास a है एंड ये b, तो मैं यहाँ पे कोई भी टर्म डालती हूँ, लाइक इनपुट में मैं a डालती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, d, b डालती हूँ तो मुझे मिलता है f, एंड c का यूज़ करती हूँ तो मुझे मिलता है a, c का यूज़ करने पे मुझे मिलता है e। तो जो ये वाली मेरी टर्म्स हैं ये मेरे डोमेन है, या मैं इनको बोल सकती हूँ ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या आर्ग्यूमेंट हैं जो मैं फंक्शन में पुट कर रही हूँ, और ये मेरी वैल्यू या इमेजेस है जिसको हम रेंज भी बोलते हैं, जो कि मेरा सॉल्यूशन शो करती है अगर मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ तो, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे मैं ये लूँगी तो वाई मेरा क्या शो करेगा, वो मेरी रेंज बताती है। और कभी भी एक आर्ग्यूमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, अगर दो इमेजेस है तो वो मेरा फंक्शन नहीं है, लेकिन दो इमेजेस का सिंगल इनपुट हो सकता है। लाइक ए की वैल्यू मुझे डी और ई दोनों नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर मैं ए का यूज़ कर रही हूँ और मुझे डी और ई दोनों मिल रहे हैं, यानी कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है या नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, या मुझे 5 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं फंक्शन में इंक्लूड नहीं करूँगी। लेकिन अगर दो वैल्यू डालने पे मुझे सिंगल चीज़ मिल रही है, यानी चाहे मैं ए का यूज़ करूँ या बी का यूज़ करूँ, मुझे इमेज क्या मिल रही है, सी, तो वो मेरा फंक्शन में इंक्लूड होगा,
ठीक है, यानी सिंगल वैल्यू की मेरे पास दो इमेजेस नहीं हो सकती, पर दो इनपुट डालने के बाद मेरे सिंगल इमेज आ सकती है, तो ये मेरा फंक्शन में इंक्लूड होगा। अब देखो कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या होते हैं। यानी x की वैल्यू डालने के बाद मुझे जो y की वैल्यू मिल रही है, अगर मैं उसको एक ऑर्डर में लिखती हूँ तो वो मेरे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक सेट की फॉर्म में। तो मान लो कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालती हूँ a और b और y की वैल्यू मुझे मिलती है b। तो जब मैं इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखती हूँ एक ऑर्डर की फॉर्म में, तो ये मेरा होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें मेरा a जो है वो इंडिपेंडेंट है और b जो है डिपेंडेंट है। या a को मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा डोमेन है और b मेरा रेंज है या फिर कोडोमेन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरी a की वैल्यू होगी या यहाँ मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो वो मेरी x एक्सिस की वैल्यू होगी, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है मेरी, कोई भी वैल्यू हो, वो मेरी y एक्सिस की वैल्यू होती है। लाइक ग्राफ में जो भी वैल्यू मेरी x एक्सिस पे होगी वो मैं यहाँ पे a की जगह यूज़ करूँगी, और जो उसका फंक्शन निकल के आता है उसको मैं b की जगह पुट करूँगी। तो ये मेरा होता है ऑर्डर्ड पेयर। लाइक कि मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे a वैल्यू ली और यहाँ से मेरा फंक्शन आया एफ ए। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ तो y एक्सिस पे मुझे ये वैल्यू मिलती है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, a एंड एफ ए। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे x और ये हो गया y, और ये मेरा होता है ऑर्डर पेयर। अब मैंने बोला कि जो मेरी इमेज होती है वो सिंगल होती है, लेकिन इनपुट हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डोमेन होगा वो एक से ज़्यादा हो सकता है, बट रेंज मेरी सिंगल निकल के आती है, यानी डिपेंडेंट फैक्टर मेरा सिंगल होता है। तो ऐसे ही जो मेरी प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, y इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी जो मेरा y है वो लेबर एंड कैपिटल दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही सेम मेरी डिमांड की होती है, जो कि प्राइस पे भी डिपेंड करती है, रिलेटिव प्राइस पे भी डिपेंड करती है, और इनकम पे भी डिपेंड करती है। यानी प्राइस मेरा फंक्शन, डिमांड मेरा फंक्शन है किसका, सेम गुड के प्राइस का, उसके रिलेटेड गुड के प्राइस का, जिसमें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, और इनकम का, यानी इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, जिसके अंदर चेंज आने की वजह से मेरे डिपेंडेंट फैक्टर में क्या चेंज आ रहा है वो मुझे पता चलता है। अब देखो, ऑर्डर पेयर में हमारा क्या होता था कि x और y की वैल्यूज़ हम ऑर्डर में लिखते थे। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगी कि कब हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव है और कब हमारी x की वैल्यू नेगेटिव है, या y की वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो वो हम देखते हैं अपने ज्योमेट्रिक क्वाड्रेंट से। लाइक मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको y डैश और इसको x डैश बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा 0। तो जब मेरी x एक्सिस पे कोई भी वैल्यू होती है तो वो मेरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये मेरी पॉजिटिव साइड है, ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एंड ये भी नेगेटिव। तो अगर मेरी कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, यानी मेरा x और y अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मेरा जो ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है ये भी पॉजिटिव है एंड y एक्सिस भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है तो वहाँ पे मेरी x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये मेरी 0 से कम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ मेरी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी x और y दोनों की वैल्यू ही नेगेटिव होगी, यानी जो y की वैल्यू मेरी इस लाइन पे, इस वाली वर्टिकल लाइन पे शो कर रहा है, कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, और x की वैल्यू अगर मेरी इस तरफ लाई कर रही है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरा कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो वहाँ पे मेरा x और y दोनों ही नेगेटिव होगा। ठीक है, और फोर क्वाड्रेंट में क्या होता है, मेरा x की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू जो होगी वो मेरी नेगेटिव होगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 3 और यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 5, तो ये जो मेरा पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पे मेरी 3 और 5 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और
लाइक यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 एंड 1, तो यहाँ पे मेरे जो दोनों ही नंबर हैं उनके आगे नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि जो मेरी x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव साइड पे लाई कर रही है और y की वैल्यू भी नेगेटिव साइड पे लाई कर रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट से मुझे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू मेरी पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू मेरी नेगेटिव है। अब देखो कि अगर हमें x की और y की वैल्यू दी है वो हम कैसे पुट करेंगे, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमें सिंगल वैल्यू दी है तो कैसे करेंगे। लाइक कि मुझे बस इतना बताया है कि -2 जो है वो मेरा x से छोटा है या फिर x के बराबर है, लेकिन वो जो है वो 1 से छोटा है, मतलब जो मेरी x की वैल्यू लाई कर रही है वो -2 से लेके 1 तक लाई कर रही है। तो मुझे इसको कैसे पुट करना पड़ेगा, कैसे मैं ग्राफ पे से प्लॉट करूँगी। तो -2 मेरा कहाँ होगा, ये मेरा -1, ये मेरा -2, तो क्या करूँगी मैं अपने x जो मेरी x एक्सिस पे -2 पॉइंट है उस पर लाइन प्लॉट कर लूँगी। तो 1 मेरा होगा ये, तो यहाँ पे मैं एक लाइन प्लॉट कर लूँगी, तो मेरी x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इस पोर्शन में। ठीक है, यानी 1 से छोटी एंड -2 से बड़ी, तो x की वैल्यू कौन सी होगी, मेरी शेडेड पोर्शन पे। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कि इसी इक्वेशन में हमें बोला है कि जो y है वो -2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, एंड इक्वल का साइन भी है, मतलब हम इक्वल भी कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे -2 भी कंसीडर किया था। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो -2 से सिर्फ छोटी होती, लेकिन यहाँ पे -2 के इक्वल भी है। अब देखो y की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, -2 से बड़ी है, तो y में -2 कहाँ आएगा मेरा, 1 एंड 2, ये मेरी -2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से मैं ये वाली लाइन प्लॉट करूँगी, एंड 3 से छोटी है, 3 मेरा पॉजिटिव है, तो 1 2 3, ये वाली लाइन मेरी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अब जो मेरी, अगर मैं दोनों चीज़ों को एक साथ कंसीडर करती हूँ, यानी x और y दोनों को साथ में लेती हूँ, और मुझे ऐसा रीज़न बताना है जिसमें मेरी x की वैल्यू भी रिलाई करे एंड y की भी, तो मेरा शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये होगा जहाँ पे मेरी दोनों सिचुएशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, x की भी एंड y की भी। फाइन। अब देखो कि ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो मेरे पास ये ग्राफ है, x एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस y नेगेटिव। ठीक है, ये 0, यहाँ पे मुझे एक लाइन दी है, या इसको कर्व मान लो, प्लेन मान लो, इस पे ये 2 पॉइंट हैं, मतलब यहाँ पे मेरी x की वैल्यू है x1 ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरी ये वाला जो पॉइंट है ये x2 पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में वैल्यू मिल रही है y की, वो हम y1 ले रहे हैं, एंड यहाँ पे y2। ठीक है, यानी जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू भी मुझे 1 मिल रही है, और x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है। अब मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है। लाइक ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, तो मुझे डिस्टेंस बताना है a और b में कितना डिस्टेंस है। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं हुआ है। तो अब ये देखो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन ही तो है ना, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस लाइन को आगे लेके जाती हूँ तो अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे सीधा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, परपेंडिकुलर एंड बेस वाला। तो अगर मैं अपनी ये वाली वैल्यू निकालती हूँ, यानी मुझे स्मॉल b निकालना है, ये वाला पार्ट, तो कैसे निकलेगा वो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा डिस्टेंस जो है x एक्सिस पे वो मेरा x2 है। ठीक है, और मुझे यही तो चाहिए यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी लाइन a से शुरू हो रही है एंड x2 पे ख़त्म हो रही है। तो क्या करूँगी मैं, x2 में से x1 माइनस कर सकती हूँ। अगर मुझे b निकालना है, यानी मुझे इस लाइन की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, x2 माइनस x1। तो b मेरा आ गया x2 माइनस x1। अब देखो कि मुझे इस वाली लाइन की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, यानी मुझे p निकालना है, तो p क्या आएगा मेरा।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वैल्यू है x2, ठीक है, और मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो मैं y2 में से y1 माइनस करूँगी तो मुझे p मिल जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे मेरी p की वैल्यू क्या हो गई, y2 माइनस y1। अब ये देखो कि मुझे ये वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। मेरे पास इन दोनों लाइन का डिस्टेंस है, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या होता था, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। फाइन, बी स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू हमने निकाली थी, b है मेरा x2 माइनस x1, इसका लेंगे होल स्क्वायर, प्लस में p की वैल्यू क्या है मेरी y2 माइनस y1, इसका भी लेंगे होल स्क्वायर y1, और ये हो गया अंडर रूट में। ठीक है, अब ये जो मेरा h है, h मेरी यही लाइन तो है और यही मुझे निकालनी है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा h निकल के आ जाएगा और वही मेरा डिस्टेंस होगा a से b पॉइंट तक का। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास जो है वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो सेम लॉजिक से ही इक्वेशन निकल सकती है सर्कल की। ठीक है, उसके लिए क्या, हमें सर्कल का मिड पॉइंट दिया होगा। मान लो कि यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है A एंड B। ठीक है, मिडल पॉइंट हम ले लेते हैं कि वो A है और इसकी वैल्यू मुझे दी है A एंड B। फाइन, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से रेडियस निकालना है, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस निकालना देखा था, अब मान लो कि ये वैल्यू मैंने A ली है तो इसको मैं B ले लेती हूँ, और B मैं क्या लेट कर रही हूँ यहाँ पे x एंड y। ठीक है, तो B की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या हो गई, x एंड y, ये मैंने लेट कर ली। अब मुझे A और B का डिस्टेंस निकालना है, और ये क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए। रेडियस मेरा वही तो होता है जो मिड पॉइंट से मेरा उसके सर्कमफ्रेंस को टच कर दे। सो इसको निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगी, ये वाली लाइन हम ऐसे ले सकते हैं। अब ये देखो कि ये पॉइंट अगर मेरा A और B है तो ऑब्वियस है कि ये x एक्सिस पे मेरा A पे टच कर रहा होगा और ये मेरा B पे टच कर रहा होगा। ठीक है, A और B पॉइंट दिया हुआ है मुझे, तो ये मेरा x एक्सिस पे होगा और ये वाला मेरा y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ से मुझे वैल्यू पता चल गई, और ये वाला पॉइंट जो है मेरा x और y है, यानी कि x एक्सिस पे मेरे B की वैल्यू क्या है x, एंड जो मेरे y एक्सिस पे क्या है वैल्यू B की y है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से x, ठीक है, और यहाँ से मेरा ये आ जाएगा y। तो सेम लॉजिक से मैं क्या करूँगी, अपनी ये वाली लाइन की वैल्यू निकालने के लिए x में से a को माइनस कर दूंगी, यानी इस पूरी लाइन में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। अब इसको अलग से देखो, ये जो मेरे फिगर है ये यही तो आ रही है फिगर। ठीक है, जिसमें मेरा ये वाला पॉइंट है A एंड B, एंड ये पॉइंट आ रहा है मेरा x और y। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे ये वाली लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो ये मेरा होगा x माइनस a, तो ये वैल्यू मेरी आ गई x माइनस a। ठीक है, और अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर लाइन का, तो ये क्या होगा, अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो क्या करूँगी, मैं 0 से y लूँगी और y में से b माइनस कर दूँगी। तो y में से b माइनस कर दूँगी, यानी ये वाला पार्ट अगर हटा दूँगी तो y भी आ जाएगा, और यही मुझे चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, y माइनस b। और जो ये वाली लाइन है यही तो हमें निकालनी है, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी तो रेडियस आ जाएगा, तो इसको क्या ले लेती हूँ मैं r, ये मेरा रेडियस है। अब इक्वेशन क्या होती थी, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास, y माइनस बी,
तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस बी का स्क्वायर, एंड बेस की वैल्यू आ रही है मेरे पास x माइनस ए, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस ए का स्क्वायर, एंड सारे को लेंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये मेरा h आ गया। अब h मेरा यहाँ पे क्या है, r ही तो है, तो यानी कि मेरी r की वैल्यू, यानी मेरा ये तो रेडियस आ गया y माइनस बी का स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का स्क्वायर, और यही मुझे निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, उसका रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस के लिए मुझे मेरे मिडल टर्म दी होगी, मिडल टर्म से मुझे अपने x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट पता चल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेट करूँगी, उससे भी मुझे x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट पता चल जाएंगे। बेस की वैल्यू निकालूंगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूंगी, और वहाँ से हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के मेरा रेडियस निकल के आ जाएगा। फाइन। अब मेरी टर्म आती है एक एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता होगा कि हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। ठीक है, यानी हमारा कोई भी नंबर होता है, लेट्स सपोज कि मैं b ले लूँ या माइनस b ले लूँ, लेकिन जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं यानी उसको मोड में लिखते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो मेरा चेंज बताती है। फाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बताती है। लाइक ये मेरी एक लाइन है एक्स एक्सिस की, तो मेरा ये पॉइंट है x एंड y, और मेरा ये पॉइंट है a एंड b। अब आप इस x में से a माइनस कर, एक्स वाई में से ए बी माइनस करो, या ए बी में से एक्स वाई माइनस करो। ठीक है, आएगा तो आपका यही डिस्टेंस ना, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो आपकी प्लस माइनस की वैल्यू होती है कि आप लेफ्ट साइड जा रहे हो या फिर राइट साइड जा रहे हो। लेफ्ट पे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट पे जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा ना, कि इन दोनों के बीच में मान लो कि मेरा 3 का डिस्टेंस है, तो चाहे मैं 3 नेगेटिव में जा रही हूँ या पॉजिटिव में जा रही हूँ, डिस्टेंस तो मेरा 3 ही है, चेंज तो मेरा 3 ही आ रहा है, वही मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि हमने इलास्टिसिटी में देखते थे कि हमारा कोई भी नंबर आता है तो वहाँ पे हम माइनस क्या रिप्रेजेंट करता था, माइनस हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी कौन सी होती है कि आपका नंबर क्या आ रहा है, चेंज कितना, और एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी चेंज या डिस्टेंस बताती है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मेरी पॉजिटिव में होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो मेरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इसीलिए पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हमारा डिस्टेंस या फिर चेंज बता रही है कि वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। ओके ओके, अब मेरे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं और उसके कुछ ग्राफ होते हैं और टेबल्स होती हैं जो अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं सी से। जैसे कि बाकी फंक्शंस में मेरा क्या होता है, वाई डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में मेरा क्या होता है, वाई की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी जो मेरा सी है यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक हम कॉस्ट में देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, हम 1 यूनिट बनाए, 2, 3, 4 कितनी भी यूनिट हो, लेकिन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है लाइक मशीन की कॉस्ट, वो तो फिक्स ही रहती है। लेट्स सपोज कि मेरी मशीनरी की 1 यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 5 है, तो मैं चाहे सिंगल आउटपुट बनाऊँ या 2 आउटपुट बनाऊँ, कितनी भी यूनिट बनाऊँ, वहाँ पे मेरी जो फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी 5 ही रहेगी। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं अपनी कॉस्ट वाई एक्सिस पे शो कर रही हूँ एंड क्वांटिटी में शो कर रही हूँ अपनी एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे चाहे मैं क्वांटिटी में कितना भी इंक्रीज लेके आऊँ, मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी हर लेवल पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या शो कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट मेरी क्या हो ये तो था मेरा कि जब मेरी कांस्टेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये मेरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। जैसे कि हम क्लासिकल में देखते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि आप प्राइस में कितना भी चेंज लाओ, एग्रीगेट डिमांड में कितना भी चेंज लेके आओ, लेकिन जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फाइन। उसके बाद आते हैं हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन।
पॉलिनॉमियल फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर हमारा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अभी हम देख रहे थे कांस्टेंट में कि हम सिर्फ सी पे फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल भी होता है और वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा एक्स वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, और प्लस में मेरे वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर भी है। तो ये मेरे आते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब जब मेरी जहाँ पे मेरा वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, यहाँ पे मेरी वेरिएबल की पावर ज़ीरो है, जब भी तो मेरा यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट है, तो ये मेरी कौन सी हो गई, जब मेरा वाई ए पे डिपेंड करेगा तो ये मेरा हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। जब मेरा y है a और बी एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो ये मेरा हो जाता है लीनियर फंक्शन, यानी कि जो मेरी डिग्री है यहाँ पर वो 1 है, यानी वेरिएबल की पावर मेरी 1 है। और जब मेरा y किस पे डिपेंड करता है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 है, तो ये मेरी कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी जहाँ पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो रही हो। और यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। एज इट इज़ जब मेरा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट वेरिएबल जहाँ पे मेरा क्या हो 3, तो वो मेरी होती है क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे मेरी क्यूबिक इक्वेशन होती है, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, वो मेरा कौन सा फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन। और यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3। ठीक है, अब इन सब ये तो हो गई इनकी इक्वेशंस या फिर फंक्शन वैल्यू, लेकिन इनको ग्राफ में कैसे पुट करते हैं, क्योंकि ये सारी आपकी यूज़ होती हैं अलग अलग। ये आपको जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने बताया, वैसे ही लीनियर फंक्शन आपके डिमांड कर्व में यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपका यूज़ होता है, लाइक एवरेज कॉस्ट में यूज़ होता है आपका, जिसकी शेप होती है यू शेप होती है। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हम देख चुके हैं, अब देखते हैं लीनियर फंक्शन कौन सा होता है। लीनियर फंक्शन के अंदर हमारी क्या होती है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, 1। यानी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1, और इसकी इक्वेशन कैसी होगी, a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी क्या होती है, जहाँ जहाँ भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी लाइन बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है, जस्ट लाइक ये मेरी डिमांड कर्व होती है, ये मेरी सप्लाई कर्व होती है, सो ये मेरी नेगेटिव स्लोपिंग होती है एंड ये मेरी पॉजिटिव स्लोपिंग होती है, लेकिन दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्लोप है, स्लोप हमारी कांस्टेंट है, सेम स्पीड से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, या यहाँ पे सेम उससे सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड आती है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन कैसी होती है, जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, यानी पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी यहाँ पे मेरी 2। इसके अंदर हमारा जो कर्व बनता है वो मोस्टली यू शेप में या फिर इन्वर्टेड यू शेप में बनता है, यानी कर्व की फॉर्म ये भी हो सकती है और कर्व की फॉर्म ये भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरा मोस्टली प्रोडक्शन फंक्शन में बनता है, ये वाला कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन जब फंक्शन होता है लेबर या कैपिटल का, या फिर टीपी एपी के लिए भी आप ले सकते हो, और ये वाला बनता है मेरा कॉस्ट के लिए। ठीक है, कॉस्ट कर्व, यानी इसके अंदर मेरा यू शेप होता है,
लीनियर फंक्शन में आपने देखा था कि कांस्टेंट स्लोप होती है, या तो वो डिक्रीज ही करेगा या फिर वो इंक्रीज ही करेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में हमारी क्या होती है, वेरिएबल की दो वैल्यू निकल के आती हैं। तो एक साइड वो हमारा डिक्रीज करता है एंड एक पॉइंट के बाद वो मेरा इंक्रीज करता है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यानी जो मेरी ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो मेरी मिनिमम होगी, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे क्या, दोनों स्लोप होते हैं, एक बार मेरा पॉजिटिव स्लोप होता है, एक बार मेरा नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये किसके कर्व हो गए, हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन के। उसके बाद मेरा पॉइंट आता है क्यूबिक फंक्शन का, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है, रेट चेंज हो जाता है। जैसे कि लीनियर में तो हमारा कांस्टेंट रेट से हो रहा था, या तो इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा था, इंक्रीज भी हो रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था, बट रेट सेम था। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज तो होगा लेकिन रेट चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो वो पहले ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर रही है, फिर कम रेट से इंक्रीज कर रही है ना। लाइक हम क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट की कैसी बनती है मेरी ग्राफ, कर्व ये होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये यहाँ पे कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंक्रीज हो रही है कर्व वो डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजिंग रेट से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज तो यहाँ भी हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और इंक्रीज यहाँ भी हो रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रेट नेगेटिव है एंड यहाँ पे मेरा रेट पॉजिटिव है, बट जो हमारी स्लोप है, स्लोप हमारी दोनों की पॉजिटिव है, ठीक है। यानी स्लोप मेरा पूरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्लोप की जो रेट है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे रेट जो है वो पॉजिटिव है। और क्यूबिक में क्या होता है, मेरी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, 3 होती है। यानी मेरी वेरिएबल की पावर या इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मेरा कौन सा होता है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और q मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन होती है रैशनल की। सो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, TFC अपॉन में q, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो हमारी कर्व बनती है वो कैसी होती है, वो बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में। यानी कि AFC हमारा क्या होता है, ये कि वो डिक्रीज करता जाएगा अपने जैसे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी फिक्स्ड ही थी, क्वांटिटी मेरी बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ये जो AFC की टर्म है ये डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और ज़ीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती, और क्यों मैं ज़ीरो ले नहीं सकती, वरना मेरी ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो ये मेरा डिक्रीज तो होता रहता है लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो ये यहाँ के बाद मेरा नॉर्मल कांस्टेंट चलता रहेगा बट डिक्रीज नहीं होगा। तो यही होती है मेरी AFC की कर्व, यही होती है मेरी AFC की कर्व, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ही शेप बनती है मेरी किसमें, रैशनल फंक्शन में। इसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे कि वेरिएबल की डिग्री चेक कर रहे थे कि वेरिएबल की पावर कितनी है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वही पावर में होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, मोस्टली इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता कहीं पे भी, ठीक है। सो ये मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। और इन जो लॉग होता है हमारा, लॉग क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, या आप बोल सकते हो इसका इन्वर्स होता है। लाइक कि अगर मेरी y की वैल्यू e की पावर x है
तो ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका लॉग निकालती हूँ यानी इसका इन्वर्स करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा log y इजिकल्स टू एक्स, ठीक है। यानी इसका इन्वर्स, ई का इन्वर्स ही हमारा लॉग होता है और इसके अंदर जो हमारा ग्राफ बनता है उसकी कर्व होती है ये, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, तो आप सिर्फ कर्व देखो कि एक्सपोनेंशियल की कर्व इस फॉर्म में होती है एंड लॉगरिथम की कर्व इस शेप में होती है और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। फाइन। तो इस ब्लॉक से इतना आता नहीं है, लेकिन बेसिक क्लैरिटी के लिए ये पढ़नी पड़ती है क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ होता है। सो ये वाली यूनिट में बस इतना ही है, एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।